हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज का हमारा टॉपिक है एलसी ऑसिलेशंस। ठीक है, एलसी ऑसिलेशंस अपन का चैप्टर 7 से क्लास 12 का। एलसी ऑसिलेशंस के अंदर अपन को क्या पढ़ना है कि व्हाट आर एलसी ऑसिलेशंस, यानी कि जो एलसी ऑसिलेशंस ये बोल रहे हैं वो क्या होता है, यानी एलसी ऑसिलेशंस का मीनिंग क्या होता है। और हमें एक्सप्लेन करना है क्वालिटेटिवली हाउ दिस ऑसिलेशंस आर प्रोड्यूस्ड, यानी हमें क्वालिटेटिवली बताना है कि ऑसिलेशंस कैसे प्रोड्यूस होते हैं। क्वालिटेटिवली का मतलब है अभी हम क्वांटिटी की बात नहीं करेंगे कि कितने ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होते हैं, उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है। अभी हम जो बात करेंगे वो क्वालिटेटिवली बात करेंगे, यानी कि किस तरीके से वो बनते हैं, कैसे वो दिखते हैं, क्या क्वालिटी होती है उनकी, जो ऑसिलेशंस फॉर्म्ड होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि व्हाट आर एलसी ऑसिलेशंस। व्हाट आर एलसी ऑसिलेशंस? तो एलसी ऑसिलेशंस क्या हैं? When a charge capacitor is allowed to discharge through a non-resistive inductor, when a charge capacitor is allowed to discharge through a non-resistive inductor, electrical oscillations of constant amplitude and frequency are produced. These oscillations are called LC oscillations. यानी कि थोड़ी थोड़ी बात आपको समझ आई, थोड़ी थोड़ी बात आपको समझ नहीं आई। देखो एलसी ऑसिलेशंस क्या है, ध्यान से समझना। एलसी ऑसिलेशंस पहली बात एक ऐसे सर्किट में बनाएंगे जिसमें आपके दो कंपोनेंट होंगे, एक कैपेसिटर एक इंडक्टर। ठीक है, एक सर्किट होगा जिसमें क्या होगा, एक तो कैपेसिटर होगा यानी कि सी, और एक आपका होगा इंडक्टर। क्या होगा आपका? एक इंडक्टर। तो जब एक ऐसे सर्किट जिसमें कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस सी है और एक इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस एल है, वो दोनों कंपोनेंट एक सर्किट के अंदर होंगे तो ये कहलाएगा एलसी सर्किट, और इसके अंदर जो ऑसिलेशंस बनेंगे उसको हम कहेंगे एलसी ऑसिलेशंस। क्या बोलेंगे? एलसी ऑसिलेशंस। अब थोड़ा सा डेफिनेशन को रिलेट करने की कोशिश करते हैं, शायद समझ आ जाए। व्हेन अ चार्ज कैपेसिटर, ये कैपेसिटर कैसा हो? चार्ज हो, इज अलाउड टू डिस्चार्ज। अब भैया कैपेसिटर चार्ज है तो डिस्चार्ज भी होगा, यानी कि अगर ये चार्ज है तो ये क्या होगा? डिस्चार्ज भी होगा। तो ये कह रहे हैं कि एक कैपेसिटर जो चार्ज है जब वो डिस्चार्ज हो थ्रू अ नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर, यानी किसके अक्रॉस? नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर के अक्रॉस। इसका मतलब है कि जो ये इंडक्टर है इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, यानी कि रेजिस्टेंस नहीं है, इसीलिए मेंशन किया नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर, यानी कि वो इंडक्टर रेजिस्टिव नहीं है। ओके। इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, जो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस है एक तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मान लो। जो ऑसिलेशंस है वो किस फॉर्म में होंगे? एनर्जी होगी। वो जो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जिसका जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की फ्रीक्वेंसी आर प्रोड्यूस्ड, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करेगी, यानी यहां से निकलेंगे और यहाँ पे क्या होंगे? ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगे इसके अराउंड। तो वो कह रहा है कि दीज ऑसिलेशंस आर कॉल्ड एलसी ऑसिलेशंस, और उन्हीं को हम एलसी ऑसिलेशंस कहते हैं। बात यहाँ तक क्लियर है? यानी एक सर्किट जिसमें इंडक्टर लगा है, कैपेसिटर लगा है, जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा यानी कि उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें? इंडक्टर के अंदर मैकेनिकल एनर्जी में। वो सारी बातें अभी हम करेंगे। अभी हम एलसी ऑसिलेशन की डेफिनेशन याद कर रहे थे, तो एलसी ऑसिलेशन क्या है वो समझ आ गया अपन को। अब हम जो बात करेंगे वो बात ये करेंगे, देखो एलसी ऑसिलेशन क्या हमने डिस्कस कर लिया कि जब भी अपन का चार्ज कैपेसिटर, जो हमारा चार्ज कैपेसिटर है वो क्या करेगा? डिस्चार्ज होगा। अब चार्ज कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। जब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो इस इंडक्टर के अंदर वो एनर्जी ट्रांसफर होगी, और आपको पता है कि इंडक्टर भी एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस होता है। बट जो इंडक्टर होता है वो कैसी एनर्जी स्टोर करता है? मैकेनिकल फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। कैसे करता है? मैकेनिकल फॉर्म में एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी जो है वो कन्वर्ट होगी किसमें? इंडक्टर के अंदर मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में, और हम इससे जो प्रोड्यूस होंगे ऑसिलेशन उसे हम कहेंगे एलसी ऑसिलेशन, यानी जो इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी एनर्जी जो जा रही है। अब देखेंगे कि ऑसिलेशंस क्यों बोल रहे हैं, इस वाले पॉइंट को भी समझेंगे। लेकिन फिलहाल तो इतना पता है कैपेसिटर के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, कैपेसिटर भी एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, इंडक्टर भी एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। बस दोनों में फर्क इतना सा है
कि कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर रहा है और इंडक्टर मैकेनिकल फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करेगा। तो कैपेसिटर की एनर्जी कहाँ जाएगी, हमारी इंडक्टर के पास जाएगी, यानी मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में। अब आगे क्या होगा, इससे क्यों एलसी ऑसिलेशन बोला, वो सारी बातें भी क्लियर होती आएंगी, क्योंकि ऑसिलेशन का मीनिंग तो ये होता है बैक एंड फोर्थ मोशन, यानी कोई अपनी मीन पोजीशन से आगे जाए, फिर मीन पोजीशन से पीछे जाए, फिर मीन पोजीशन से आगे जाए। तो ऐसा क्या यहाँ पर होगा जिसकी वजह से इनको ऑसिलेशन बोला गया। तो फिलहाल आपको एलसी वर्ड का मीनिंग क्लियर है। ऑसिलेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एलसी सर्किट के अंदर ऑसिलेशन प्रोड्यूस होंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा वो अभी हम बताएंगे कि कैसे ऑसिलेशन इसको बोल रहे हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। अब देखो ध्यान से आगे समझना। सो अ कैपेसिटर विद इनिशियल चार्ज क्यू नॉट, इन्होंने क्या बोला था कि एक सर्किट है उसके अंदर कैपेसिटर है जो कि फुल्ली चार्ज है, हमने मान लिया वो चार्ज है क्यू नॉट। कितना चार्ज है, क्यू नॉट, कनेक्टेड टू एन आइडियल इंडक्टर। हमसे बोला गया था कि भाई एक सर्किट है जिसके अंदर कैपेसिटर है और जो एक इंडक्टर से कनेक्ट है। अच्छी बात है, हमने इसका चार्ज कितना मान लिया, हमने इसका चार्ज मान लिया क्यू नॉट, यानी जो ये कैपेसिटर चार्ज है वो क्यू नॉट चार्ज है इस पर, ठीक है। आइडियल इंडक्टर, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज कैपेसिटर इज, अगर आपका कैपेसिटर चार्ज है तो कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी चार्ज होती है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। वो एनर्जी कितनी होती है, वो एनर्जी होती है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, यानी यहाँ पर जो एनर्जी होती है कैपेसिटर पे वो होती है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। ये आपकी एनर्जी होती है किस पर, कैपेसिटर पर जो एनर्जी स्टोर होती है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। कितनी, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। अब क्यू यहाँ पर कितना है, क्यू नॉट, यानी मैक्सिमम चार्ज माना है, तो इसलिए इन्होंने हाफ क्यू नॉट का स्क्वायर बाई सी। यहाँ तक क्लियर है। अभी हमें पता चला हमारा एक सर्किट है जिसमें कैपेसिटर लगा है, जिसमें इंडक्टर लगा है, कैपेसिटर पे चार्ज है यानी कि वो एनर्जी स्टोर किया हुआ है। तो फिर हमने पूछा भाई कितनी एनर्जी स्टोर किया हुआ है, तो हमें पता चला कि कैपेसिटर हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी एनर्जी को स्टोर किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। अब यही एनर्जी क्या करेगी, यही एनर्जी यहाँ पे करंट प्रोवाइड करेगी। आगे बढ़े, ठीक है। अब एज देयर इज नो करंट इन द सर्किट द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर इज जीरो। यानी ध्यान देने वाली बात क्या है, आपके पास सर्किट है, कैपेसिटर लगा है, इंडक्टर लगा है। कैपेसिटर आपका फुल्ली चार्ज है, कैपेसिटर के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लेकिन इसी टाइम पर जब कैपेसिटर पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उस टाइम पर क्या इस इंडक्टर को कोई करंट मिल रहा है, टाइम जीरो पे, यानी अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी भाई इसके पास जो मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो है जीरो। क्लियर है, यानी जो इंडक्टर है उसके पास जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कितनी है, जीरो, क्योंकि अभी सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके पास है, कैपेसिटर के पास है। जब ये देगा तब उसको एनर्जी मिलेगी, किसको, इंडक्टर को। पर फिलहाल अभी इंडक्टर के पास मैकेनिकल एनर्जी जीरो है। यहां तक स्टेप क्लियर है, थोड़ा सा आगे बढ़े, ठीक है। एज द सर्किट इज क्लोज्ड, फिगर बी। अब आपको फिगर दिखाने की बारी आ गई है, यानी कंडीशन है क्या। तो पहले वाला जो स्टेप है ना, इसका फिगर दिखाता हूं। इसका फिगर है भाई ये वाला, ये कंडीशन। अब ये वाली कंडीशन कैसे, आप पूछोगे, ध्यान से समझना स्टेप बाय स्टेप। ये कैपेसिटर है, ये क्या है आपका कैपेसिटर, ठीक है। ये आपका कैपेसिटर है और ये आपका इंडक्टर है एल। अब एक बात बताओ, जब ये फुल्ली चार्ज है, कितना चार्ज है, क्यू नॉट। जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है क्यू नॉट से, और इसकी हमें एनर्जी भी पता है कितनी स्टोर है, हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी। उस टाइम पर इंडक्टर के अंदर कितनी मैकेनिकल एनर्जी है, जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि अभी करंट भी है जीरो, आई इक्वल्स टू जीरो। यानी जो अभी फर्स्ट लाइन समझाई थी वो इस डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रही है। बिल्कुल क्लियर है, ये डायग्राम मैंने एस.एल. अरोरा की बुक से उठाए हैं। अगर आपके पास एस.एल. अरोरा की बुक है तो सेम डायग्राम आपको एस.एल. अरोरा की बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। वहीं से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस टॉपिक को, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने मेंशन भी किया है कि जो यूई है वो तो मैक्सिमम है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो कैपेसिटर के पास है वो तो मैक्सिमम है, देखो इस वाले बॉक्स से दिखा दी। और जो यूबी है, यूबी यानी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इंडक्टर के पास, वो कुछ भी नहीं है, देखो
यानी कि 0 है। यहां तक बात अच्छे से बिल्कुल क्लियर है। UE क्लियर है, UB क्लियर है। UE यानी अभी हाईएस्ट मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है इस सर्किट में, बट मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी 0 है। क्यों? चूंकि करंट 0 है। तो फर्स्ट वाली लाइन को एक्सप्लेन ये पूरा डायग्राम बहुत अच्छे से कर रहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़े। अब आगे क्या होगा थोड़ा सा आइडिया देता हूं। अब यहां से चार्ज क्या होगा, डिस्चार्ज होना शुरू करेगा कैपेसिटर से। कैपेसिटर से चार्ज क्या होना शुरू करेगा, डिस्चार्ज। तो जब भी कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो चार्ज का फ्लो होगा, और चार्ज का फ्लो ही क्या होता है, करंट। तो अब इसमें से करंट फ्लो होना शुरू होगा, तब देखते हैं क्या होगा। सेकंड स्टेप ध्यान से समझना। अब आगे आ जाए। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। फर्स्ट स्टेप ने फर्स्ट डायग्राम को डिफाइन किया है। कंपेयर कर लो, इसको पढ़ लो और उस डायग्राम को देख लो अच्छे से। आगे बढ़ता हूं। एज द सर्किट इज क्लोज्ड, अब भैया सर्किट को क्लोज कर दिया, यानी अभी जो हम बोल रहे थे ना करंट 0 है, यानी सर्किट ओपन था, करंट जा ही नहीं रहा था। अब सर्किट कर दिया क्लोज, यानी अब फ्लो करेगा करंट। द कैपेसिटर बिगेन टू डिस्चार्ज, भैया सीधी सी बात है। अब क्या होगा, सर्किट क्लोज कर दिया, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होगा, यानी करंट का फ्लो होगा इटसेल्फ थ्रू द इंडक्टर, इंडक्टर के थ्रू, ओके, कॉजिंग अ करंट आई, यानी कि जब ये डिस्चार्ज होगा तो करंट आई आएगा। एज द करंट आई इंक्रीजेस, जैसे जैसे डिस्चार्ज होगा वैसे वैसे ज्यादा चार्ज जाएगा, जैसे जैसे ज्यादा चार्ज जाएगा वैसे वैसे ज्यादा करंट होगा, यानी इट बिल्ड्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द इंडक्टर। और हमें पता है जब भी इंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अराउंड द इंडक्टर। A part of the electrical energy of the capacitor get stored in the inductor in the form of magnetic energy, यानी जो करंट कैपेसिटर से चला गया इंडक्टर के पास, अब वो जो कैपेसिटर की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी थी उसका कुछ हिस्सा ले जाके इंडक्टर को मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में दे देगा। भैया अब आप रख लो इसको, ठीक है। तो वही चीज समझाई गई है। अब जो उसमें मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इतनी हो जाएगी, यानी कि UB इक्वल टू हाफ LI²। क्लियर है, हाफ LI², यानी L इज द इंडक्टेंस, I इज द करंट, 1/2 इज द कांस्टेंट। क्लियर है। अगर मन में ये आ रहा हो कि ये कैसे पोटेंशियल एनर्जी होगी तो बस थोड़ा सा बता देता हूं। ये एनालॉगीज, ये सारे एनालॉगीज हैं किसके, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है हमारी, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो देखो याद करो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², यानी 1/2। मास क्या होता है बॉडी का, कांस्टेंट। तो मास की तरह क्या बिहेव कर रहा है इंडक्टर, L कांस्टेंट, वहां पर फ्लो करता है वेलोसिटी से कुछ, यहाँ पे कौन फ्लो कर रहा है, I, ठीक है। तो थोड़ा एनालॉगीज है, वरना समझना है तो ऐसे समझ लो, वरना फिर इसको याद कर लो कि पोटेंशियल मैग्नेटिक एनर्जी जो इंडक्टर के पास है I करंट के फ्लो करने के बाद वो है 1/2 LI²। क्लियर है। जिस तरीके से फर्स्ट पॉइंट ने फर्स्ट डायग्राम को डिफाइन किया था, अब सेकंड पॉइंट डिफाइन करेगा सेकंड डायग्राम को। पहले इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर डायग्राम को समझाता हूं, ठीक है। नोट करो इसे जल्दी से, ठीक है। नोट कर लिया, ठीक है, हट गया मैं। अब इसको नोट कर लिया, अब देखो ध्यान से समझना आगे की बात, जो बोला गया वो इस स्टेप में आ जाओ। अभी तक आपका कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था, बट सर्किट ओपन था। सर्किट ओपन था तो करंट 0 था, करंट 0 था तो यहां पर मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे थी। इस चीज को यहां दिखा भी दिया कि भाई आपकी इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, बस मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। फर्स्ट पॉइंट। अब भाई सर्किट कर दिया क्लोज, यानी करंट करेगा फ्लो। अब देखो सेकंड डायग्राम बता रहा है सेकंड पॉइंट को, क्या बोला, यहां पर देखो चार्ज प्लस के 1 2 3 4 थे, अब रह गए 2, यानी कि भाई चार्ज हो गया कम। और चार्ज कम क्यों हुआ, क्योंकि भैया अब वो करंट प्रोवाइड कर रहा है सर्किट को। अब जैसे ही इसने करंट को प्रोवाइड किया, तो जैसे ही करंट इस इंडक्टर में से निकला तो पता चला कि जब भी इंडक्टर में से करंट निकलता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हुई और करंट भैया यहां से ऐसे करके निकलने लगा। तो ये आपका हो गया सेकंड पॉइंट क्लियर। क्लियर है, सेकंड पॉइंट अच्छे से क्लियर है कि पहला केस कैपेसिटर है, इंडक्टर है।
सर्किट ओपन है, कैपेसिटर में से कोई करंट नहीं जा रहा, कैपेसिटर पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। सर्किट को क्लोज किया, इसमें से करंट निकाला, इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम हुई, देखो हाफ हो गई यू ई, और पहले यहाँ पे ज्यादा थी, अब यू भी आ गया, यानी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इंडक्टर की इस बार हो गई। पर याद करो पहले वाले केस में नहीं थी, पहले वाले केस में नहीं थी, अभी है, यानी अभी आधा आधा हो गया, यानी कुछ एनर्जी कैपेसिटर ने इंडक्टर को दे दी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, और कुछ अपने पास अगली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दोनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हैं? आगे बढ़ूं? ठीक है, ये डायग्राम है, आगे बढ़ते हैं आगे। एट अ लेटर इंस्टेंट, अब कुछ टाइम और निकला भाई, अब कुछ टाइम और निकलेगा तो क्या होगा, जब कुछ टाइम और निकलेगा तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो चार्ज कम होगा, यानी डिस्चार्ज और तेजी से होने लगेगा कैपेसिटर। तो एट अ लेटर इंस्टेंट फिगर सी, अभी फिगर ए की बात हो चुकी फर्स्ट पॉइंट में, फिगर बी की बात हो चुकी सेकंड पॉइंट में, फिगर सी की बात होगी थर्ड पॉइंट में। देखेंगे क्या है फिगर सी। द कैपेसिटर गेट फुल्ली डिस्चार्ज, जो कैपेसिटर पहले चार्ज था फुल्ली, करंट नहीं दे रहा था, फिर करंट देना शुरू किया तो थोड़ा सा कम डिस्चार्ज हुआ, अब फुल्ली डिस्चार्ज हो गया कि भाई जितना मुझ पे चार्ज था मैंने सारा का सारा फ्लो करा दिया, मैं जितना करंट दे सकता था मैंने सारा का सारा करंट दे दिया सर्किट को। तो अब क्या होगा, अब देखते हैं। तो द कैपेसिटर गेट फुल्ली डिस्चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट प्लेट बिकम जीरो। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया तो भैया उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं बचा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बचा तो कैपेसिटर करंट कहां से दे, यानी जो कैपेसिटर पहले बिल्कुल करंट नहीं दे रहा था फिर ज्यादा करंट देने लगा, अब कह रहा मुझ पर करंट नहीं है, मेरा करंट फिर से कम होना शुरू हो जाएगा, अब मुझ पर करंट देने के लिए नहीं है, वो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया। तो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट बिकम जीरो, द करंट रीचेस इट्स मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट। तो जिस पॉइंट पर वो डिस्चार्ज हुआ होगा कि भाई अब हो गया ये डिस्चार्ज कैपेसिटर, अब नहीं है इस पर चार्ज, तो वही पॉइंट होगा जब करंट क्या होगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे, यानी अब तो भाई है मेरे पे करंट, क्योंकि अब तक तो मैं चार्ज लेकर आ रहा था कैपेसिटर से, लेकिन अब मेरी यही मैक्सिमम वैल्यू है, इसके बाद मैं अपने आप को और नहीं बढ़ा पाऊंगा, यानी वही मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी कब, जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इज हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, यानी अब ये कह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इंडक्टर में स्टोर होगी वो कितनी होगी भाई, पहले थी हाफ एल आई स्क्वायर, पहले कितनी थी हाफ एल आई स्क्वायर, अब ये कह रहे हैं करंट पहुंच गया मैक्सिमम पोजीशन पे, तो सीधी सी बात है, अब जो करंट पहले आई था अब बन गया आई नॉट स्क्वायर, यानी ये इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो गई, मैक्सिमम मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई इंडक्टर की। अब इंडक्टर को भी इससे ज्यादा एनर्जी नहीं मिलेगी क्योंकि करंट बढ़ेगा नहीं, एल कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है, तो आपका मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो मैक्सिमम है वो भी आपको मिल चुकी हाफ एल आई स्क्वायर। Thus the entire electrostatic energy of the capacitor has been converted in the magnetic field energy of the inductor, यानी कि आपकी सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कैपेसिटर के पास थी पहले, अब सारा का सारा डिस्चार्ज होने के बाद उसने मैक्सिमम करंट दिया, अब आप कह सकते हो कि पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी में इंडक्टर की। क्लियर है पूरी की पूरी, ये बात बताएगा आपको फिगर सी। अब फिगर सी को देखते हैं, देखो कहानी क्या है, अब यहां आ जाओ। अब भाई कैपेसिटर हो गया डिस्चार्ज, देख लो फिगर में कैपेसिटर क्या हो गया डिस्चार्ज, यानी कि भैया अब इस पर नो चार्ज, अब यहाँ पे इस पर क्या है नो चार्ज, दिख नहीं ना, देखो ना प्लस दिख रहा ना माइनस दिख रहा, अब जब चार्ज नहीं है तो अभी इसमें मैक्सिमम करंट आई नॉट, क्योंकि अभी अभी चार्ज खत्म हुआ है, जो इसका कैपेसिटर का चार्ज है वो जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है तुरंत, तो यह तुरंत खत्म हुआ है तभी मैक्सिमम करंट जा रहा है आई नॉट। अब इसके बाद वाला जो करंट होगा वो नहीं जाएगा क्योंकि अब तो डिस्चार्ज हो गया, तो मैक्सिमम करंट आई नॉट जा रहा है, तो इस बार इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिल गई। तो आप यहाँ पर लाइन पर देख सकते हो कि जो यू ई है वो तो कुछ भी नहीं है, देखो जिस तरीके से पहले यू भी कुछ नहीं था इस बार यू ई कुछ नहीं है, थर्ड केस में जब करंट मैक्सिमम हो गया पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो गया, इस बार देखो यू भी अपना टॉप पे है,
यानी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इंडक्टर के पास मैक्सिमम है, यानी कि यूबी। क्लियर है? तो ये आपका कैपेसिटर का एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुआ फिगर सी तक। कैसे हुआ? कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था, इंडक्टर जीरो चार्ज था, इंडक्टर पे कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं थी, कैपेसिटर पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो गया, सारी की सारी एनर्जी उठा के दे दी किसको? इंडक्टर को। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एज द सर्किट इज क्लोज्ड, ये अपन ने क्लियर कर दिया। ठीक है, आगे हमारा पॉइंट क्या था? ये नेक्स्ट आगे वाला, आफ्टर द डिस्चार्ज। अब देखो डिस्चार्ज हो गया, अब कहानी क्या होगी? आफ्टर द डिस्चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज कंप्लीट, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द इंडक्टर डिक्रीजेस। अब देखो कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। कहानी में ट्विस्ट क्या आया कि ये कह रहा है कि कैपेसिटर जब धीरे धीरे करंट बढ़ा रहा था, तो आपको पता है जब धीरे धीरे करंट बढ़ता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो आपको याद हो तो मैग्नेटिक फील्ड एक ईएमएफ इंड्यूस करता था जो कि उसी को अपोज करता था जिसकी वजह से वो बन रहा है। यानी कैपेसिटर के ईएमएफ को, कैपेसिटर के द्वारा प्रोड्यूस किए गए करंट को इंडक्टर क्या करेगा? अपोज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है नेक्स्ट केस के अंदर कि जो आपका इंडक्टर है वो क्या करेगा? अब देखो ध्यान से समझना, जब कैपेसिटर आपका मैक्सिमम पोजीशन तक जा रहा था करंट की, उस टाइम पे भी अपोज कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात ये भी बताओ कि जब कैपेसिटर क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है, यानी करंट को कम कर रहा है। जब कैपेसिटर का करंट कम हो रहा है तो इंडक्टर क्या करेगा कि मैं इसका अपोज करता हूं। तो अपोज करने के लिए वो क्या कहेगा? भाई मैं अपनी एनर्जी दे रहा हूं लेकिन करंट को कम मत होने दो। भाई अपोज करना क्या होता है? अपोज करने का सीधा सीधा होगा, किसी ने कसम खा ली कि भाई मैं इसका उल्टा ही करूंगा, तो अगर वो बढ़ रहा होगा तो उसको घटाएगा क्योंकि उसने बोला है मैं उल्टा करूंगा। अगर कोई चीज घट रही होगी तो फिर उसको बढ़ाएगा क्योंकि उसने कहा है मैं उल्टा करूंगा। तो सेम यहां हो रहा है, जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो करंट कम होता जा रहा है, लेकिन इंडक्टर ने क्या कहा? भाई मैं तो हमेशा से इसका अपोज करता आया हूं, जिसने भी मुझे मैग्नेटिक फील्ड दिया मैं हमेशा उसका अपोज करता हूं। तो जब हमेशा मैं उसका अपोज करता हूं तो अब ये कम कैसे हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट तो कम हो रहा है, तो अब क्या करेगा इंडक्टर? उसको अपनी तरफ से चार्ज देगा और कहेगा करंट को कम मत होने दो, बढ़ाओ करंट को, इसका अपोज करो कम होने का। तो वही पॉइंट यहां लिखा है, अभी डायग्राम से भी समझा दूंगा इस बात को। आफ्टर द डिस्चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज कंप्लीट, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द इंडक्टर डिक्रीज। अब भैया करंट कम हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने का ही ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तो इन्होंने बोला इंड्यूस्ड करंट इन द सेम डायरेक्शन लेंजिस लॉ के अकॉर्डिंग, यानी ऐसा हमें लेंजिस लॉ में बताया गया था तो मेंशन कर दिया कि लेंजिस लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा हो रहा है एज द अर्लियर करंट। यानी कि डायग्राम से समझो इस बात को, इस वाले भी डायग्राम में आ जाओ, देखो ध्यान से समझना। अब कैपेसिटर क्या हो गया भैया? फुल्ली डिस्चार्ज हो गया। क्या हो गया? कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो गया। अब जो ये वाला पॉइंट है, अब यहां पर क्या हो रहा है ध्यान से समझना कि इस वाले करंट में यहां जो आई करंट है, अभी ये आई करंट क्या हो गया? कम हो गया। भाई मैक्सिमम करंट तो रहा नहीं आई नॉट, लेकिन यहां पर कंडीशन ये हो गई कि जो ये मैक्सिमम करंट था आई नॉट, अब ये तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, अब कैपेसिटर पे तो करंट बचा नहीं कि भाई मैं तो चार्ज दे नहीं पाऊंगा, मुझ पर कोई भी चार्ज फ्लो कराने के लिए नहीं है, मुझ पर करंट देने के लिए है ही नहीं, या कह लो करंट बढ़ाने के लिए नहीं है, तो मेरा कम होता जाएगा। लेकिन लेंजिस लॉ के हिसाब से इस इंडक्टर ने बोला कि मैं इसका अपोज करता हूं, ये कम कैसे हो रहा है, मैं इसको बढ़ाऊंगा। तो अब इसने क्या किया? कम होते हुए करंट को थोड़ा सा बढ़ा लिया, या कह लो कि उसको अपोज करना शुरू किया। तो जब ये करंट फिर से बहना शुरू करेगा तो अब क्या होगा? अब सारा का सारा एनर्जी कौन दे रहा है? ये इंडक्टर दे रहा है। यानी पहले इंडक्टर ने इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर से एनर्जी ली, अब भाई अपनी एनर्जी खर्च कर रहा है कि मैं दे रहा हूं, मैं अपनी एनर्जी दे रहा हूं, करंट को बढ़ाओ। अब इसने जैसे अपनी एनर्जी देना शुरू की तो ये एनर्जी किसके पास जाएगी? वापस कैपेसिटर के पास। ये एनर्जी वापस किसके पास जाएगी? कैपेसिटर के पास, क्योंकि जब तुमने एनर्जी दे दी करंट को बढ़ाओ तो अब ये एनर्जी निकल के वापस गई कैपेसिटर के पास। तो कैपेसिटर में थोड़ी जान आने लगी, जो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज था अब थोड़ा थोड़ा चार्ज होने लगा। जो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो चुका था अब इंडक्टर की हेल्प से थोड़ा सा क्या होने लगा? चार्ज होने लगा, क्योंकि ये उसका अपोज करने के चक्कर में करंट को बढ़ा रहा है। करंट को बढ़ाने के लिए चार्ज छोड़ा तो कैपेसिटर पर चार्ज आ गया।
बात यहां तक बिल्कुल क्लियर है। तो अभी जो कंडीशन है, अभी कंडीशन क्या है कि करंट थोड़ा सा बढ़ा है, तो आपके पास इस टाइम पे कुछ तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी है यानी कि यू भी, और कुछ आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी है यानी कि यू ई। लेकिन अब आप कहोगे सर ये वाला केस तो सेम ये वाला केस हो गया, यानी कि आधी एनर्जी इंडक्टर के पास, आधी एनर्जी कैपेसिटर के पास, ये तो सेकंड वाला केस हो गया। लेकिन ध्यान से देखो, एक थोड़ा सा बदलाव हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया। देखो पोलैरिटी चेंज हो गई कैपेसिटर की, यहाँ पॉजिटिव ऊपर है, यहाँ पॉजिटिव नीचे है, वहां नेगेटिव नीचे है, यहाँ नेगेटिव ऊपर है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था तो करंट का फ्लो कैसे था, ऐसे था। लेकिन जब डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा चार्ज हो रहा है तो इस बार कैपेसिटर की पोलैरिटी चेंज होगी। जब कैपेसिटर चार्ज था तो पोलैरिटी देख लो क्या थी, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, अब उसने कहा भाई अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो इंडक्टर ने जब चार्ज दिया तो इस बार उसकी पोलैरिटी बदल गई। ये ध्यान देने वाली बात है, इसको आगे डिस्कस करेंगे। अब क्या होगा, क्लियर है। अब इसने डिसाइड किया कि भाई चलो इंडक्टर ने, मैं अपनी एनर्जी किसको दे देता हूं, मैं अपनी एनर्जी दे देता हूं इस कैपेसिटर को। पर एक बात बताओ, क्या इस इंडक्टर के पास इनफाइनाइट एनर्जी है? भाई ली तो इसने उसी से थी, तो इस पर भी लिमिटेड होगी। अब ये देगा, एनर्जी देता जाएगा, इसे पता चलेगा लो मेरी भी खत्म हो गई, यानी अब तो मुझ पे भी एनर्जी नहीं बची। अब देखो नेक्स्ट केस क्या आने वाला है, अब तुम थोड़ा सा समझ पा रहे हो, मजा आ रहा है कि अब इसकी भी एनर्जी भी खत्म हो जाएगी। अब पूरी एनर्जी ले जाएगा कैपेसिटर, क्योंकि भाई ये देता जाएगा देता जाएगा देता जाएगा, क्योंकि ये तो पूरा जोर लगा देगा कि भैया करंट कम ना हो, जितना चाहेगा मैं दूंगा, मैं कुर्बान करूंगा एनर्जी। पर भाई इसके पास इनफाइनाइट एनर्जी थोड़ी ना, इसने भी तो कैपेसिटर से ली थी, तो इसकी एनर्जी भी खत्म होगी। तो अब देखना नेक्स्ट स्टेप में इसकी एनर्जी हो जाएगी खत्म और कैपेसिटर हो जाएगा फुल्ली चार्ज। कैपेसिटर क्या हो जाएगा, फुल्ली चार्ज। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट स्टेप में ये चीज समझ आ जाएगी। यहां तक क्लियर है? नोट करना हो तो नोट कर लो इस चीज को, ठीक है। नोट करना हो तो इसको नोट कर लो सारे पॉइंट को, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। यहां तक सारी चीजें क्लियर है ना? फिर भी कोई डाउट हो ना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, द करंट थस परसिस्ट थ्रू विद अ डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड एंड चार्ज द कैपेसिटर इन द अपोजिट डायरेक्शन। यानी करंट अभी भी रहेगा सर्किट में। तो आप कहोगे सर करंट कहाँ रहेगा, कैपेसिटर तो डिस्चार्ज हो गया, लेकिन अभी इंडक्टर अपनी एनर्जी देने लगा। अभी समझाया था ना, अब एनर्जी देने लगा। तो ये कह रहे हैं कि जब कैपेसिटर फिर से चार्ज होगा, द चार्ज द कैपेसिटर इन द अपोजिट डायरेक्शन, बट इस बार जो कैपेसिटर चार्ज होगा वो अपोजिट डायरेक्शन होगा। वो तो आपने पहले भी देखा था कि पहले कैपेसिटर चार्ज था ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। इस बार जो कैपेसिटर चार्ज हुआ वो नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, अपोजिटली चार्ज हो गया। अब आगे देखते हैं कहानी क्या होती है, कहानी की आगे बढ़ते हैं। अब पता चलता है द मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ द इंडक्टर बिगन टू चेंज इनटू द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। अब जो उसकी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी थी इंडक्टर की, अब वो भाई धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगी किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। ओके, दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, फिगर ई। यानी अब कैपेसिटर हो गया फुल्ली चार्ज। अब कह रहा है फिगर ई की तरफ चलते हैं फिगर ई की तरफ। फिगर ए बी सी डी क्लियर है ना? ये सारे फिगर एस एल अरोड़ा की बुक से, अगर आप एस एल अरोड़ा की बुक से पढ़ते हो तो आपको और बढ़िया क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से फिगर क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आपके पास एस एल अरोड़ा की बुक नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। फिगर चाहे जो हो, फिगर की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, जिसको कॉन्सेप्ट पता है फिगर की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो कहानी कहाँ आई, कहानी ये आई कि इस इंडक्टर ने अपनी सारी की सारी एनर्जी दे दी कैपेसिटर को। अब तक तो थोड़ी सी एनर्जी दे रहा था कि चलो भैया थोड़ी सी मुझसे ले लो, पर करंट को कम मत होने दो। पर इसे पता ही नहीं चला कि कब इसने करंट को बढ़ाते बढ़ाते अपनी पूरी की पूरी एनर्जी गवा दी। तो फिर से ये क्या हो गया, क्रॉस। फिर से भाई इस पे एनर्जी हो गई जीरो। अब सारी की सारी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी किस पे चली गई, कैपेसिटर पे चली गई। यानी कैपेसिटर हो गया फुल्ली चार्ज। कहेगा भाई मेरी सारी एनर्जी लौट आई। तो अभी तक कहानी में हमने ये देखा कि कैपेसिटर ने कहा भाई देख पहले मेरी पूरी की पूरी एनर्जी ले ले तू, यानी कि इंडक्टर,
फिर जब इंडक्टर पे एनर्जी मैक्सिमम हो गई, कैपेसिटर नंगा हो गया, कैपेसिटर कुछ नहीं बचा, तब इंडक्टर ने कहा चल भाई मैं देता हूं। अब इंडक्टर ने दे दी अपनी एनर्जी। लेकिन यहां इस कहानी में एक चीज देखने लायक हुई कि बस कैपेसिटर अपनी पोलैरिटी को खो बैठा मत बोलो, पोलैरिटी को बदल बैठा, ऐसा बोलो कि जो पोलैरिटी वो पहले लेके बैठा था कैपेसिटर, अब उसने अपनी पोलैरिटी को बदल लिया। कब? अपनी एनर्जी के अदला बदली में। जब इसने अपनी एनर्जी इंडक्टर को दी और जब इंडक्टर से वापस मिली तो इससे पता चला कि मैं फुल्ली चार्ज तो हो गया, बट मेरी जो क्या है पोलैरिटी है वो बदल गई। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या हुआ कहानी में। फिगर ई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये वाला केस हो गया आपका फर्स्ट वाला। ये जो फिगर ई है ये आपका केस बन गया फिगर ए वाला। यानी अब आप कहोगे सर ये तो वही वाली कहानी आ गई वापस लौट के कि कैपेसिटर हमारा फुल्ली चार्ज है, इंडक्टर पे हमारा कोई चार्ज नहीं है, कैपेसिटर अब क्लोज होने के बाद करंट प्रोवाइड करेगा और इससे क्या होगा, इंडक्टर को एनर्जी मिलेगी। तो आप सही सोच रहे हो, बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन पता है मजे की बात क्या है, इस बार अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्यों भाई? करंट क्या कहता है, मैं चलूंगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। पहले ए वाले डायग्राम में ध्यान से समझना, इस वाले डायग्राम में आपका जो कैपेसिटर था वो इधर था, तो करंट ने कहा मैं ऊपर चलूंगा क्योंकि पॉजिटिव ऊपर था और नेगेटिव में घुसूंगा। पर इस बार ये अपनी पोलैरिटी बदल बैठा, तो क्या करंट अब भी ऊपर जाएगा? आप बताओ, क्या करंट अभी भी ऊपर जाएगा? भाई बिल्कुल नहीं जाएगा। करंट तो अपने उसके हिसाब से चलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से। तो इस बार जो कैपेसिटर चार्ज हुआ है, इसमें करंट अब जाएगा नीचे की तरफ। तो ये बदलाव यहां देखने को मिलेगा। यानी कहानी वही है, एनर्जी चाहे ऐसे करके दो इस हाथ से, चाहे एनर्जी इस हाथ से दो। देखो एनर्जी देने की अगर बात हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें किसी को कुछ दान करना है, भाई इस हाथ से दे दो तब भी उस पर चीज पहुंच गई, इस हाथ से दे दो तब भी चीज पहुंच गई, प्रॉब्लम वो नहीं है। लेकिन जब बात आ जाए डायरेक्शन की कि नहीं देखना पड़ेगा कि नहीं यार दान तो हमेशा सीधे हाथ से करते, उल्टे हाथ से नहीं करते, तो फिर मेंशन करना पड़ेगा, अरे यार तुमने उल्टे हाथ से कैसे दान कर दिया, दान तो सीधे हाथ से किया जाता है। समझ रहे हो? तो ये वाली बात आ गई कि उल्टा हाथ, अगर सिर्फ फोकस इस बात पे कि सामने वाले को देना है तो भैया देना हो तो इस हाथ से दे दो चाहे इस हाथ से दो, लेकिन फोकस इस बात से नहीं, हमें तो राइट हैंड से ही देना है। तो वही वाली कहानी यहाँ पर है कि एनर्जी तो ये अब भी देगा, बट अब एनर्जी अपोजिट डायरेक्शन से देगा। किसको? इंडक्टर को। समझते हैं कैसे देगा। फिगर ई तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, इसीलिए मैं एक एक फिगर को एक एक लाइन के बाद समझा रहा हूं। पहला पॉइंट बताया था, पहला फिगर समझाया, फिर दूसरा पॉइंट बताया, दूसरा फिगर समझाया। अब आगे बढ़ रहा हूं, देखो अब आगे अब क्या होगा। यहां तक हो गया। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, बट इट इज चार्ज विद द पोलैरिटी अपोजिट टू द इनिशियल। वो तो भाई दिख ही रहा है, अपोजिट टू द इनिशियल स्टेट, थस द एंटायर एनर्जी अगेन स्टोर्ड एज हाफ क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी। यानी ये कह रहे हैं कि भाई कैपेसिटर आपका वापस से चार्ज हो गया, कैपेसिटर पर वापस से एनर्जी आ गई और उतनी ही एनर्जी आ गई जितनी पहले थी, 1/2 क्यू नॉट का स्क्वायर बाई सी। बट अपनी ये पोलैरिटी को बदल बैठा, तो वही उन्होंने लिखा है अपोजिट टू इट्स इनिशियल स्टेट, थस द एंटायर एनर्जी इज अगेन स्टोर्ड द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, लेकिन इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो गया? बदल गया, क्योंकि पहले क्या था, पॉजिटिव ऊपर था तो नीचे की तरफ पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस बार कैपेसिटर की पोलैरिटी बदल गई तो इस बार पॉजिटिव टू नेगेटिव ऊपर की तरफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बदल गया। क्योंकि आप जानते हो ना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, भाई जब पॉजिटिव और नेगेटिव बदल गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदल जाएगा। आगे बढ़ूं? ठीक है, नोट करना उसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे क्या पॉइंट आता है, द कैपेसिटर बिगिन टू डिस्चार्ज अगेन। भैया कहानी फिर से वही शुरू हो गई कि कैपेसिटर पहले चार्ज था, उसमें चल हो रही थी, नहीं भाई एनर्जी को दो, अब फिर से फुल्ली चार्ज हो गया, अब कह रहा फिर से एनर्जी को बांटो। लेकिन इस बार एनर्जी क्या होगी, पहले इस हाथ से बांट रहा था तो अब इस वाले हाथ से बांटेगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में बांटेगा। तो देखो क्या होगा, सेंडिंग करंट अगेन इन द अपोजिट डायरेक्शन फिगर एफ, द एनर्जी इज वंस अगेन ट्रांसफर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर। यानी कहानी वही है कि कैपेसिटर फिर से एनर्जी देगा, किसको देगा? इंडक्टर को देगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में देगा। ठीक है, थस द प्रोसेस रिपीट इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड द सर्किट इवेंचुअली रिटर्न टू द इनिशियल स्टेट ए। यानी कि यही सारी कहानी अब लौट फिर के आएगी, वापस से वही हो जाएगा
कि इस बार कैपेसिटर फिर से एनर्जी देगा, फिर से वो नंगा हो जाएगा यानी कि डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर उसके बाद कैपेसिटर उसका अपोज करेगा, इंडक्टर उसका अपोज करेगा, इंडक्टर अपनी एनर्जी देगा, इंडक्टर अपनी एनर्जी देते देते पूरा का पूरा वो भी खोखला हो जाएगा। उसके बाद क्या होगी, वापस से कैपेसिटर पे एनर्जी स्टोर हो जाएगी, लेकिन इस बार फिर से वही कंडीशन आ जाएगी जो पहले थी। समझते हैं इस बात को ग्राफ से, ग्राफ से नहीं, इस वाले डायग्राम से। देखो ध्यान से समझना, अब क्या हो रहा है, आपकी कहानी यहां तक हो गई। अब वापस से करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी जो करंट पहले उधर से दे रहा था, जो पहले चार्ज उस साइड से जा रहा था, अब क्या हो गया, अपोजिट हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, हो जाने दो। अब यहां से करंट जा रहा है तो अब यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल एनर्जी। तो आप देख रहे हो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी है और यहाँ पर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी है। ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या होगा भाई, इसकी एनर्जी हो जाएगी खत्म। इस वाले केस में देखो, ये हो गया फिर से डिस्चार्ज। क्या हो गया भाई, फिर से डिस्चार्ज हो गया। अब जैसे ये डिस्चार्ज हुआ, इसका मीनिंग ये है कि इसका सारा का सारा जो एनर्जी था वो किस पर आ गया, ये सारा का सारा एनर्जी आ गया आपके इंडक्टर पर। तो जो आपका मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो तो हो गया मैक्सिमम, और जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हो गया वो हो गया क्रॉस, यानी कि जीरो, क्योंकि सारा का सारा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। तो ये कंडीशन आ गई, यानी फिर से वही बात शुरू हो गई कि अब इसका करंट क्या करेगा, आई नॉट डिक्रीज होना शुरू होगा कि भाई अब तो मैं डिस्चार्ज हो नहीं सकता, कैपेसिटर में चार्ज ही नहीं हो जाता, तो दे कहां से। तो फिर से क्या कहेगा ये इंडक्टर कि मैं अपना चार्ज देता हूं, मैं फिर से इस करंट का अपोज करता हूं, यानी करंट जो डिक्रीज हो रहा है वो डिक्रीज नहीं होना चाहिए, बढ़ाओ उसको। तो जैसे ही चार्ज देगा तो वापस से कंडीशन वही आ जाएगी कि ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। बट फिर से देखो पोलैरिटी बदल गई, जो पोलैरिटी यहां पर नीचे थी अब देखो पॉजिटिव ऊपर आ गई, यहां पर नेगेटिव ऊपर थे अब नेगेटिव नीचे आ गए, यानी ये केस बन गया आपका फर्स्ट वाला केस, फर्स्ट डायग्राम का केस बन गया। क्या बन गया, फर्स्ट केस। यानी अब ये रिपीट होता रहेगा। क्लियर है यहां तक सारी बातें अच्छे से। तो सबका सम अप कर देता हूं, कहानी क्या थी। देखो कहानी ये थी मेरे भाई, कैपेसिटर ने अपनी एनर्जी को इंडक्टर को दिया, इंडक्टर ने कैपेसिटर को वापस एनर्जी दिया बट पोलैरिटी को बदल दिया, फिर कैपेसिटर ने अपनी एनर्जी को वापस इंडक्टर को दिया, फिर इंडक्टर ने वापस कैपेसिटर को एनर्जी दिया, फिर से पोलैरिटी बदल दिया। यानी अब ये कहानी चलती रहेगी। एक बार कैपेसिटर पे ये वाली पोलैरिटी पॉजिटिव होगी, ये वाली नेगेटिव, डिस्चार्ज होने के बाद वापस से अपोजिट हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर से ये फिर से ये फिर से ये फिर से ये। अब आपको थोड़ा सा फील आ रहा होगा कि कैपेसिटर आपका क्या कर रहा है, अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कर रहा है। कैपेसिटर क्या कर रहा है मेरे भाई, अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि एक बार तो उसका पॉजिटिव टर्मिनल है यानी करंट ऐसे जाता है, और एक बार नेगेटिव है यानी ऐसे जाता है, एक बार पॉजिटिव की तरफ से नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव की तरफ से नेगेटिव, यानी कि आपका यहाँ पर जो करंट है वो कैसा है, ऑल्टरनेटिंग करंट है। तो मजे की बात क्या है, एक और बात ध्यान से समझना। अब आपके मन में आएगा कि सर एलसी ऑसिलेशन आपने पूरा टॉपिक पढ़ा दिया, हमें ये तो बता दो इसका क्या काम है और इसका क्या फायदा, हम क्या करें इस एलसी ऑसिलेशन का, हमें क्या मिल गया इससे। तो बताता हूँ क्या मिल गया, तो वो फील करना ध्यान से। एक बात बताओ, ये कैपेसिटर कैसे चार्ज हुआ होगा भाई, कैपेसिटर चार्ज हुआ हुआ बैटरी से, हुआ कि नहीं। अगर इसमें थोड़ा सा अगर मैं इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूं, इसको कहीं कनेक्ट कर देता हूं, ये डिस्क्लोज हो गया, आगे समझना। यहाँ लगा दी किसी ने बैटरी, ठीक है, अभी ये क्या डिस्कनेक्ट कर दिया मैंने, आगे करंट नहीं आएगा, अभी इंडक्टर को भूल जाओ, इतना पार्ट रहे इंडक्टर को। अब एक बात बताओ, जो ये बैटरी है पॉजिटिव नेगेटिव, ये बैटरी क्या करेगी, कैपेसिटर चार्ज करेगी, क्योंकि तुमने शुरू से क्या पढ़ा था भैया, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, कहाँ से हो गया चार्ज, किसी ने तो चार्ज किया होगा उस कैपेसिटर को, ऐसे ही हो गया चार्ज। तो जो कैपेसिटर चार्ज हुआ था वो हुआ था बैटरी से, यानी कि डायरेक्ट करंट से। तो कैपेसिटर ने डायरेक्ट करंट लिया, पर आप देख रहे हो डायग्राम्स के अंदर कैपेसिटर कौन सा करंट प्रोड्यूस कर रहा है, अल्टरनेटिंग करंट। तो यहां से पता चल गया कि जो एलसी सर्किट है ना, ये क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट करंट को तो लेंगे बट देंगे एसी। तो लो फायदा पता चल गया कि भाई अपन एलसी सर्किट का कहां यूज करें और क्या फायदा है ना पढ़ने का। एलसी सर्किट क्या कर रहा है, जो डायरेक्ट करंट है जिससे कि कैपेसिटर चार्ज हुआ, उस डायरेक्ट करंट को कन्वर्ट कर रहा है अल्टरनेटिंग करंट में, यानी डीसी करंट से अगर एसी करंट में कन्वर्ट करना हो तो इस टाइप का सेटअप बना सकते हैं। आगे आपको कैपेसिटर के बाद वाली जो कंडीशन में करंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ऑल्टरनेटिंग करंट मिलेगा। यहां तक बात बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि रिटर्न टू द इनिशियल स्टेट। आगे का और पॉइंट है, थस द एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंटिन्यूअसली फ्लो बैक एंड फोर्थ
बिटवीन द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ द कैपेसिटर एंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर। यानी ये कहानी वापस चलती रहेगी, कभी कैपेसिटर अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भेज देगा इंडक्टर के पास, इंडक्टर भेज देगा कैपेसिटर के पास, कैपेसिटर भेज देगा इंडक्टर के पास, इंडक्टर भेज देगा कैपेसिटर के पास। बस कहानी में एक बदलाव आएगा कि जितनी बार कैपेसिटर इंडक्टर को एनर्जी देगा और इंडक्टर से जब एनर्जी वापस लेगा उसको अपनी पोलैरिटी बदलनी पड़ेगी। यानी अगर 10 बार ऐसा हुआ तो 10 बार पोलैरिटी बदलेगा। तो एक बार चार्ज हो गया और फिर डिस्चार्ज हो गया, जब दोबारा चार्ज होगा तो पोलैरिटी को बदलेगा। बस इतनी कहानी है। तो वही इन्होंने बोला है कि एनर्जी सिस्टम में कंटिन्यू चलती रहेगी बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। दिस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन ऑफ द डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, दीज आर कॉल्ड एलसी ऑसिलेशंस। और इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, एलसी ऑसिलेशंस कह रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया इसके पीछे एलसी ऑसिलेशंस क्यों लगा दिया? इसलिए लगा दिया क्योंकि यहाँ पे तो वही कहानी हो रही है, बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो मोशन। यानी पहले कैपेसिटर ने इंडक्टर को चार्ज इधर से दिया और वापस आया, अब वापस इधर से दिया, फिर वापस आया, फिर इधर से देगा। तो टू एंड फ्रो ही तो होता था कि पहले आगे जाओ लेकिन वापस मीन पोजीशन पे आओ, फिर अपोजिट जाओ, फिर वापस पोजीशन पे आओ, फिर आगे जाओ। यही बैक एंड फोर्थ मोशन होता था, पहले आगे जाओ, वापस अपनी मीन पोजीशन पे आओ, फिर पीछे जाओ, फिर वापस अपनी पोजीशन पे आओ। तो वही ये कर रहे हैं कि कैपेसिटर पहले इंडक्टर के पास एनर्जी लेके जाता है, फिर इंडक्टर से आ जाती है वापस, फिर उल्टा जाता है वापस लेके, फिर क्या करता है, फिर उल्टा जाता है। तो इस तरीके से बैक एंड फोर्थ हो रहा है। यानी इसको हम कहेंगे कि ये एलसी ऑसिलेशन है या फिर अपन के ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो क्लियर है एलसी ऑसिलेशन क्या है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया। यानी एलसी ऑसिलेशंस आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं जहां पर एल और सी है। एल और सी है मतलब क्या, इंडक्टर है और कैपेसिटर है। तो इसके बीच में जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है उससे जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो आपके क्या हैं, एलसी ऑसिलेशंस हैं। यहां तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। अब आगे जो हम पढ़ेंगे यानी कि नेक्स्ट वीडियो में जो हम समझेंगे वो समझेंगे इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, जो कि मैंने यहाँ दिखा भी दिया, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ एलसी ऑसिलेशंस। यानी कि इतना तो क्लियर है, एलसी ऑसिलेशंस कब बन रहे हैं, एलसी ऑसिलेशंस कहाँ बन रहे हैं, एलसी ऑसिलेशंस क्यों बन रहे हैं और क्या एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अब मैथमेटिकली देखेंगे कि एलसी ऑसिलेशंस का ये हमारा कैसा था, क्वालिटेटिवली था, अब क्वांटिटेटिवली देखेंगे यानी क्वांटिटी क्या होगी। ठीक है, तो एलसी ऑसिलेशन का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर एलसी ऑसिलेशन आपको नहीं समझ आए कि एलसी ऑसिलेशन कैसे प्रोड्यूस हुए, कैसे एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।